दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अमित और आप इस सीरीज में देख रहे हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज, जिसमें हम लगातार टॉप 25 एमसीक्यूज को देखते हैं। तो आइए पहला सवाल लेंगे। पहला सवाल है, और इस क्लास की खास बात यह है कि हम लेकर प्रियम्बल के पिछले चैप्टर से, जिसमें हमने संविधान का निर्माण करवाया, संविधान सभा का गठन करवाया, और उससे लेकर हम पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट को करने के बाद आज हम पार्ट 4 में पहुंचे हैं, और वहां से हम आगे अपनी बातों को डिस्कस कर रहे हैं। आगे पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? संविधान का कौन सा भाग है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करेगा? मौलिक अधिकार में कोई बात नहीं दी गई है, फंडामेंट मौलिक कर्तव्यों में कोई बात नहीं है। आपका जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व में आएंगे, आपका मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य में जाएंगे, मौलिक कर्तव्य के बाद राज्य के नीति निर्देशक देखेंगे। ये भाग 3 है, भाग 3 है, ये भाग 4 क है, और ये भाग 4 है, भाग 4। भाग 4 में जब आप जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका जो आर्टिकल 51 है, 51 में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की बात की जाती है। सवाल नंबर 2 पर पहुंचेंगे। सवाल नंबर 2 कहेगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद में कि राज्य समस्त भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा? ये भी डीपीएसपी का ही आर्टिकल है, जिसका मतलब है आर्टिकल 44, जिसका आंसर है आर्टिकल 44। एक समान सिविल संहिता का मतलब होता है पूरे देश में जो सिविल कानून होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसे विवाह के कानून है, विवाह के कानून है, दहेज के कानून है, या अन्य कोई कानून जो सिविल संबंधित होंगे, वो सारे एक समान होंगे। लोग इस बात को लेकर आपत्ति उठा रहे हैं कि आर्टिकल 25 जो है वो कहता है कि भारत में धार्मिक निरपेक्षता है। आर्टिकल 29 कहता है धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति मानने का आज़ादी है। तो फिर हम अपने रीति रिवाजों को अपने तरीके से अपनाएं या एक समान सिविल संहिता के अंडर आ जाएं, इस बात को लेकर भारत को आपत्ति है। आजादी से पहले गोवा पहला ऐसा राज्य था जहां एक समान सिविल संहिता लागू की गई थी। लेकिन यदि आप आजादी के बाद की बात करोगे तो उत्तराखंड ऐसा राज्य पहला बन गया है जहां एक समान सिविल संहिता लागू की गई है। एक समान सिविल संहिता का मतलब है कि आप क्रिमिनली, आपराधिक रूप से जो कानून बनाए गए उसमें तो आप समतल हैं ही, आप सिविल कानूनों में भी एक समान हो जाएं। तो इसका आर्टिकल 44 है। याद करने के लिए चार, चार का जो अंक है वो एक समान है। 3 में आएंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन ये क्या है? ये आर्थिक अधिकारों के लिए विधिक मांग है, आर्थिक अधिकारों के लिए राजनीतिक मांग है, विधिक अधिकारों के लिए आर्थिक मांग है, राजनीतिक अधिकारों के लिए आर्थिक मांग है। दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए वेतन कैसी मांग है? वेतन तो आर्थिक मांग है ना। आर्थिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? आर्थिक अधिकार है। और इसके लिए हम चाहते क्या है? इसके लिए चाहते हैं कि कोई कानून बनाकर समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। ये आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग नहीं है। राजनीतिक मांग का तो मतलब होगा कि राजनीति में इसकी चर्चा की जाए। हम कह रहे हैं कि इसको कानूनी दर्जा दिया जाए। तो सवाल नंबर उत्तर ए। चौथे में आएंगे, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जाता है? काम का अधिकार कहाँ पाया जाता है? देखिए, मौलिक अधिकार में पाया जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाएगा, संविधान के प्रस्तावना में मिलेगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब आप देखते हैं मौलिक अधिकारों में काम का अधिकार नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जब आप जाते हैं तो आर्टिकल 41 में आपको ये बात देखने को मिलती है कि आपको काम का, रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद 43 भी उद्योगों में प्रबंधन की बात करता है। यहां से राज्य के नीतिशक तत्व। आगे चलें। सवाल नंबर 5 पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करें? तो आर्टिकल 43 ए, आर्टिकल 43 ये कहता है, आर्टिकल 43 ये कहता है
कि आप जो है केवल उद्योगों को कर्मकार जो काम है उसमें ही भागीदारी ना दे, उसके मैनेजमेंट में भी भागीदारी दे, उसके प्रबंधन में भी भागीदारी। और उसके प्रबंधन में भागीदारी देने के लिए संविधान का 43A इस बात की घोषणा करता है, जो डीपीएसपी है। सवाल नंबर 6 पर आएंगे। सवाल नंबर 6 कहता है कि भारत के संविधान के किस भाग में प्रबंधन में कामगार की सहभागिता है। तो मैनेजमेंट में आपको कामगारों को काम देना है, आपको भागीदारी रखनी है मैनेजमेंट में, उसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 43A में बात की गई है। आर्टिकल 43A में बात की गई। यहां से आगे बढ़े, सवाल नंबर 7 में आए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का उल्लेख करता है। तो ग्राम पंचायतों के लिए बहुत खास सवाल है, आर्टिकल 40 है। जब आप ग्राम पंचायत की बात करेंगे, इसका मतलब होता है स्वराज की घोषणा, स्वराज की संवैधानिक घोषणा। स्वराज की घोषणा का मतलब ये होगा कि हमारे जो प्रतिनिधि होंगे, हमारी जो ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा जो भी मुद्दे होंगे उन मुद्दों के लिए कानून बनाएगी खुद। ग्राम सभा ही अपने सभी मुद्दों के लिए खुद कानून बनाएगी। इसे कह रहे हैं ग्राम पंचायत। इनका गठन करने की बात कह रहे हैं। इसे ही कहते हैं विकेंद्रीकरण। इसे कहेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब होगा कि पावर जो आ रही है वो केंद्र से लेकर, फिर राज्यों से लेकर और नीचे लोगों के हाथ में आ रही है। सत्ता केंद्र से दूर जा रही है, सत्ता केंद्र से दूर जा रही है, इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सवाल नंबर 8 पे कहेंगे भारत के निम्नलिखित में से के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली कहां दी गई है। तो पंचायती राज प्रणाली आर्टिकल 40 में दी गई है और वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 40 राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। सवाल आगे पहुंचेंगे तो लिखिए, आपको बताया गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन कहां लिखा गया है। तो ग्राम पंचायतों का गठन सेम रिपीटेड सवाल है। मूलभूत अधिकार है? नहीं, मूलभूत अधिकार तब होता जब 12 से लेकर 35 तक आता। एक मूल कर्तव्य है 51A में? नहीं जी, ये तो नीति निर्देशक तत्व है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 40 में आ रहा है। आर्टिकल 40 में आ रहा है ये। सवाल 10, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हो रहा है, आर्टिकल 43A में लिखा गया कि केवल कर्मचारियों को कामगार कार्य, मजदूरी के कार्य ना किए करवाए जाए, उन्हें प्रबंधन में भी भागीदारी दी जाए, मैनेजमेंट में भागीदारी दी। कई बार रिपीटेड सवाल है। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीपीएसपी संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। बहुत अच्छा सवाल है, बनाने में बड़ी मेहनत की है एग्जामिनर ने। कौन सा जो डीपीएसपी है वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। राज्य आय में असमानताओं को कम करेगा, राज्य समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करेगा, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन करेगा, शुरुआती बाल्यावस्था की देखभाल का प्रावधान करेगा। दरअसल ये तो बात जोड़ी गई है 86वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 से। सहकारी सोसाइटी का जो संशोधन है वो 97वां संविधान संशोधन है, 97वां संविधान संशोधन 2011। फिर समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 11। इसके बाद 12 लेंगे। 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। संविधान में बाद में जोड़ा गया है। क्या कह रहा है, देखिए कि मूल संविधान में कौन सा नहीं था। तो आप क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 40 तो मूल संविधान में था, समान न्याय संहिता आर्टिकल 44 था, 48 था, और ये जो कानूनी सहायता देख रहे हैं ना आप, सी में जो आप देख रहे हैं 12 में आप कह रहे हैं सी, मुफ्त कानूनी सहायता, ये दी गई है 42वें संविधान संशोधन से। 42वें संविधान संशोधन। 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है, कौन सा एक डीपीएसपी है। पहला, समान नागरिक संहिता 44 में लिखा गया है। धर्म प्रेस की स्वतंत्रता लिखा गया है 19 में, धर्म की स्वतंत्रता लिखा है 25 में, और ये लिखा है 14 में।
तो 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल 14 में 12 से लेकर 35 तक है फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट तीनों हो गए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल जो 44 है ये डीपीएसपी है। इसके बाद चले 14 नंबर सवाल में, क्या कह रहा है? सवाल पूछ रहा है आपसे, सवाल कहता है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो अभी पीछे डिस्कस कर दिया गया है कि आर्टिकल 44 में दिया गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। सवाल नंबर 15 में आएंगे, भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण कहां होता है? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में होता है। आर्टिकल 50 में ले न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का मतलब क्या है कि सरकार न्याय नहीं करेगी, सरकार न्याय नहीं करेगी और न्यायपालिका कानून नहीं बनाएगी, सरकार के काम नहीं करेगी। अर्थात राजतंत्र जब आप देख रहे हैं, मोनार्की सिस्टम जहां देखते हैं, वो मोनार्की सिस्टम में राजा भी वही होता था, न्यायपालिका भी वही होता था, कार्यपालिका वो होता था। तो आर्टिकल 50 ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दो अलग अलग बॉडी होंगी, उनमें विभेदन होगा। 16 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान कहां किया गया है? तो अभी बताया था पीछे आर्टिकल 51 में किया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, कि भारत भी कोशिश करेगा अगर विश्व में कहीं पर भी कोई युद्ध की स्थिति होगी, कोई भूखेपन की स्थिति होगी, तो भारत भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा। ये बात आर्टिकल 51 में लिखी गई है। 51A में जाएंगे तो वहां आपको मौलिक कर्तव्य मिल जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो डीपीएसपी है। और जो डीपीएसपी, वही सवाल है, पीछे वाला सवाल बदल के पूछा। डीपीएसपी में जो आर्टिकल 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में प्रावधान करता है। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है? आर्टिकल 46 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 46 में किनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन दिया गया? तो दोस्तों आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्ग भी शब्द आया है, कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने की बात हुई है। जब धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात आती है दोस्तों, वैसे सवाल, भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक का कोई प्रावधान डीपीएसपी में नहीं है, सिंचाई परियोजनाओं की कोई डीपीएसपी नहीं है, आर्थिक रूप से वंचित ये अलग से बनाए गए ऑप्शन है। इसका उत्तर 18 का बी है। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है? ये सवाल बहुत अच्छा है। कौन सा डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है? सभी नागरिकों के लिए सिविल संहिता, तो ये आर्टिकल 44 में है, डीपीएसपी में। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में है, डीपीएसपी में है। पोषण स्तर और जीवन स्तर हेतु राज्य के कर्तव्य, ये बात, और वैज्ञानिक मनोदशा और इंसानियत का उन्नयन अन्वेषण करना, ये बात 48 में पहुंचेगी। और ये बात पहुंचेगी आपके मौलिक कर्तव्य में, मूल कर्तव्य में पहुंचेगी ये बात। वैज्ञानिक मनोदशा रखना, अपने तार्किक रूप से सोचना, जो आपके अंधविश्वास है उसमें ना भटकना, ये मौलिक कर्तव्य है। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का कहां लिखा गया है? भैया आप जाएंगे तो ये लिखा है मौलिक कर्तव्य 3 में। मौलिक कर्तव्य 3 में जाएंगे तो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है जी, ये बात है। अब देखो आप कह सकते हैं कि उसे अक्षुण्ण रखें की बात, अगर यहां तक देखोगे एकता और अखंडता, तो ये शब्द कहाँ आया है? ये सब तो उद्देशिका में भी आया है, प्रस्तावना में भी आया है, लेकिन उसे अक्षुण्ण रखने की बात नहीं आई है उद्देशिका में। उसे अक्षुण्ण, उसे नुकसान ना पहुंचे, उसकी बात आई है मौलिक कर्तव्यों में। सवाल नंबर 21, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने, अक्षुण्ण रखने का कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नंबर 3 का खा गा कहता है। इसको आप रटेंगे तो ही बात बन पाएगी, इसका और कोई समाधान नहीं है इस तरह के सवालों का। सवाल नंबर 24, ये सवाल अच्छा है कि ऐसे उदात्त विचार, उदात्त मतलब नरम विचार हैं, उदार विचार हैं, कि कदर करना और अनुसरण करना जिनसे स्वतंत्रता का हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हुआ है,
भारत के संविधान के किस अंश का भाग है? तो ये मौलिक कर्तव्यों का भाग है। ये क्या कहता है कि हमें उन राष्ट्रीय आदर्शों को अपनाना चाहिए, उन राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित आदर्शों को अपनाना चाहिए जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है। तो उन विचारों की कदर करेंगे जिनसे स्वतंत्रता से हमारा राष्ट्रीय संघर्ष प्रेरित हुआ है। ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, उसका पार्ट 2 है, मौलिक कर्तव्य का पार्ट 2। सवाल नंबर 23, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति का समृद्धि का विकास करना। हाँ ठीक है, देखो क्या कहते हैं, ये सवाल बढ़िया है, इसने मौलिक कर्तव्य पूछे हैं। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य है ना, उनमें से क्या है? मिश्रित संस्कृति का विकास करना, बिल्कुल। ये है कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर का मतलब है कि हम जींस भी पहनते हैं, उसके ऊपर कुर्ता पहनते हैं। जींस है पश्चिमी सभ्यता, कुर्ता है भारतीय सभ्यता। हम क्या करते हैं, शेरवानी भी पहन रहे हैं, शेरवानी भी पहन रहे हैं और उसके साथ साथ पगड़ी भी पहन रहे हैं। तो आपने कहा कि सर शेरवानी है तो मुस्लिम सभ्यता है, पगड़ी है तो राजस्थानी है। तो हमने बताया कि मिश्रित कल्चर है, ये कंपोजिट कल्चर है। हम इसको कहाँ लिखा है? मौलिक कर्तव्य में लिखा है। सामाजिक अन्याय के साथ कमजोर वर्गों की रक्षा, ये तो बिल्कुल गलत है। वैज्ञानिक मनोदशा, ये पीछे आया, बिल्कुल ठीक है। और व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों से ऐसा अपना आचरण करें ताकि हमें उत्कृष्टता मिले। तीनों, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। सवाल नंबर सी। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला, वैज्ञानिक मनोदशा रखना, ये तो है। जन संपत्ति की रक्षा करना, ये भी ठीक है। भारत की प्रभुता अखंडता को बनाए रखना, ये भी ठीक है। परिवार नियोजन अपनाना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये मौलिक कर्तव्य है नहीं, पर होना चाहिए जनसंख्या की बढ़ती हुई नजर को देखते हुए। और आज का ये आखिरी सवाल है, 25वां सवाल। 25वां सवाल, भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए, संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत व्यवहार रखना, बिल्कुल ठीक है। ये राष्ट्रीय स्मारक को देखना, ये तो 49 में लिखा है, 49 में लिखा है। तो हम कह रहे हैं कि मित्रवत सहयोग करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ए है 25 में मित्रवत व्यवहार अगर आप करोगे तो ये तो डीपीएसपी है, डीपीएसपी है। क्योंकि आप 51 देख रहे हैं ना, आर्टिकल 51, और आर्टिकल 51 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शांति। राष्ट्रीय स्मारक आर्टिकल 49 में जाएंगे तो स्मारकों की रक्षा है। फिर भारत में धार्मिक अधिकाधिक मानना, ये तो कहीं है ही नहीं। राष्ट्र की रक्षा करना और एकता अखंडता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सेवा को प्रमोट करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य है। तो ये हुए आज के सवाल जिन्हें आपने देखा। फैक्चुअल डेटा के सवाल थे, ज्यादा समझाने की कोई बात नहीं थी। मिलेंगे हम कल की अगली क्लास में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों के साथ। आज के लिए नमस्कार।